Hello students, this is वीडियो नंबर 5 ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। और इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन अभी जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण है। एक बॉडी जो भी मोशन में होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो कुछ काम करने की एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो आप इसी डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हो, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब वो एनर्जी की डेफिनेशन भी आपने इसी के अंदर डाल दी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो दिस इज इनफ। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन आप सेपरेट से तरीके से अपने पास याद रखो। क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना काम करने की क्षमता है एक चीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी एनर्जी है। एनर्जी और वर्क के यूनिट्स इसीलिए सेम है, आप खुद ही बता सकते हो। देख लो, क्या कैपेसिटी टू डू वर्क, तो अल्टीमेटली वर्क पे ही बात आई ना कि कितना काम करने की क्षमता है। तो किसी में कितने काम करने की क्षमता है, तो किस में लिखेंगे इसको हम? इसको किस में लिखेंगे हम? मतलब ऑब्वियसली वर्क में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए जूल्स में आंसर आएगा। तो यूनिट्स ऑफ ऑल एनर्जीज इज जूल्स। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसके डायमेंशंस आने चाहिए, वो वर्क वाले ही डायमेंशन होते हैं। वर्क वाले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके इसके डायमेंशंस भी आपको आने चाहिए। फिर इसके दूसरे यूनिट आपको मालूम है, एनर्जी वर्क दोनों के सेम चलते हैं। यूनिट्स और डायमेंशन बिल्कुल सेम। सीजीएस यूनिट की बात करें तो आपका अर्ग होता है, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह से हर एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय के। पहली बात ये याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय के एंड के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। आपने जब एम वी स्क्वेयर लिखा ना, तो वी क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या है? हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये एक छोटी सी बात थी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जाके हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे आएगी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अभी जस्ट बेसिक बात करूँगा आपके साथ काइनेटिक एनर्जी की। तो जो मैंने आपको बताया इसको आप इसको समझ लो, ठीक है। तो इसके आगे अब हम जो करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम। आप अपनी कॉपी पे पूरा लिखना, मैंने यहाँ शॉर्टकट में पी लिख दिया बिकॉज मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इसको बड़े अच्छे से आप अपने पास नोट करके रखोगे। जो मैं रिलेशन बताऊंगा, रिलेशन की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए मोमेंटम किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मैं अगर इसकी स्क्वेयर, उसको मुझे मालूम है काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकालना है, उसमें तो लेकिन स्क्वेयर होता है, ठीक है। कुछ कुछ मिलता है, मास उसमें भी है, वेलोसिटी उसमें भी है, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी का क्या है? स्क्वेयर है। इसलिए मैंने क्या किया? मैंने स्क्वेयर कर दिया इसका। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। पता चल गया आपको? एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइड को। क्यों कर रहा हूँ? आपको मालूम है मुझे हाफ एम वी स्क्वेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हाफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, ठीक है। अब मुझे सामने सामने दिखाई दे रहा है ये कि ये तो ये अभी काइनेटिक, इसका एम एक इधर ले जाता हूँ, देखो पी स्क्वेयर अपॉन 2m लिख देता हूँ। इस m को मैंने एक इधर ले गया, एक m को, इक्वल टू क्या बन गया? हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बन गई? पी स्क्वेयर अपॉन 2m। याद रखो ये फॉर्मूला, पी स्क्वेयर अपॉन 2m। और दूसरा रिलेशन जो आप इसके साथ याद रखोगे, अगर मोमेंटम गिवन है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मतलब P इज इक्वल टू क्या बन गया? P इज इक्वल टू बन गया अंडर रूट ऑफ 2m के, अंडर रूट ऑफ 2m के। ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। दोनों में से एक ही याद रखना है आपको। रिलेशन आपको आता हो तो कभी फॉर्मूला थोड़ा बहुत भूल भी जाए तो आप रिलेशन से डिराइव भी कर सकते हो। 1 सेकेंड का काम है डिराइव करना, कोई बड़ी बात नहीं है इसको डिराइव करना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अपने पास, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक और बात आपने अपने पास याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले अब आ गए हमारे पास। एक आ गया
एक आ गया हाफ एम वी स्क्वेयर, और एक फॉर्मूला आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और यहाँ से देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। काइनेटिक एनर्जी, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये कहता है मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन एक बात याद रखो, जब हम इस तरह से लिखते हैं ना, यहाँ पे आपने किस चीज़ को कांस्टेंट मान लिया हुआ है, तभी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख पाए हो। आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट माना है, यहाँ पे आपने किसको कांस्टेंट माना है, मोमेंटम को कांस्टेंट माना है, तो यहाँ पे इसलिए इसके साथ लिखना है इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ़ m इज कांस्टेंट, सॉरी इफ़ p इज कांस्टेंट, मोमेंटम इज कांस्टेंट, इफ़ मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो ये बात ही छोटी सी याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पे k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं p को 20% इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने एक छोटी सी बात मेरी याद रखनी है, ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ नहीं, कोई फिजिक्स का काम नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, आपको पूछा गया है कि अगर आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन के बारे में बोला गया है कि मोमेंटम को अगर आप 20% बढ़ाओगे, 20% कम करोगे, 30% इंक्रीज करोगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जब परसेंटेज वाले आए, सिर्फ इन दोनों रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मर्जी रिलेशन हो दुनिया का, उन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड है जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। सिर्फ आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे यहां पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो यू मस्ट नो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है। इसी तरह से किसी भी एक्स और वाई के बारे में अगर वो बात करे कि एक्स को मैंने 10% बढ़ाया तो बताओ वाई पे क्या होगा, तो यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मीन्स कोई भी, मैं दो क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, अगर उनका रिलेशन अगर आपको मालूम है किस तरह का है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम आ जाएगा, जो मैं अभी आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। इससे आपके बहुत से क्वेश्चंस निकलेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया, मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया, किसी भी चीज को 20% इंक्रीज करने का मतलब होता है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना। किसी भी चीज़ को 20% से इंक्रीज करने का मतलब होगा उस चीज़ को 20% 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर 30% इंक्रीज करना हो तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5% से इंक्रीज करना हो तो 1.05 से मल्टीप्लाई करो। 50% नहीं बोला मैंने, 5%। 50% के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 70% के लिए 1.7 से मल्टीप्लाई करो। तो ये छोटी सी बात जो मैंने बताई है याद रखो। अगर 20% डिक्रीज करना हो तो 0.8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। इट इज सो बेनिफिशियल, मैं बता रहा हूं आपको, इससे बहुत जल्दी रिजल्ट निकलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये वाला करके बताता हूं, अभी ये वाला मैं अभी करके बताता हूं आपको। देखो, अब मेरे को 20% इंक्रीज करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा के डैश इक्वल टू 20% बोला ना, तो मैं लिख दूंगा 1.2 पी, ये ऐसे हो गया। 20% बोला था भाई इंक्रीज करना, उससे मैंने कर दिया 20%। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो आंसर आ गया 1.44 पी अपॉन 2m, सॉरी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.44 पी स्क्वायर अपॉन 2m? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.44 के? तो के डैश किसके बराबर आया? ये जो बीच में स्टेप्स लिखे ना, बस यही जल्दी करना होता है आपने ये बार बार इतने स्टेप्स नहीं करने, जब प्रैक्टिस कर लोगे। मैं तो आपको सिर्फ पहली बार सिखा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इसको बिना कुछ किए हुए आप जल्दी से निकालना। 1.2 आपको फैक्टर पता चल गया था कैसे आया, क्योंकि आपको बोला गया मोमेंटम को 20% इंक्रीज करना है। 1.2 आपके दिमाग में उसी समय आ जाना चाहिए। जैसे ही 1.2 आया, 1.2 का स्क्वायर कर लो माइंड में, आंसर आ गया 1.44। 1.44 का आंसर निकालते ही आपको 0.44 नजर आना चाहिए, 1.44। तो 0.44 से क्या पता चला, काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज करेगी। अभी मैंने बोला ना, किसी चीज को इंक्रीज करना है तो उसको 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करना। 1 पॉइंट किससे? 1 पॉइंट क्या कि जितने परसेंट है, तो 1.44 देख के क्या पता चला, उल्टा करो ना आप कि 1 पॉइंट, मैंने कहा 20% इंक्रीज करना तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर कोई चीज 1.2 से मल्टीप्लाइड हो तो वो 20% इंक्रीज्ड है। तो इसी तरह से के किससे मल्टीप्लाइड है? 1.44 से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब के 44% इंक्रीज हो चुका है। इसलिए हमने कहा कि अगर तुम पी को किससे इंक्रीज करोगे, पी को
पी को 20% से इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी 44% इंक्रीज करेगी। याद रखो, क्वेश्चन इस तरह से करना है। ये डायरेक्ट, कई लोग तो 20 का स्क्वायर ले रहे होते हैं, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, तो फिर वो स्क्वायर करके काम नहीं चलेगा। ये दिस इज अ वे टू प्रोसीड विद सच थिंग्स। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मान लो 20% डिक्रीज करना होता तो मैं क्या करता, मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, डिक्रीज करना है 20%, तो 1 माइनस 20%, 1 माइनस 20% होता है 0.8, तो 0.8 पी का, ये लो, ये लो, ये लो, आ गया 0.64। 0.64 1 से कितना कम है? 0.36 कम है। इसलिए अगर तुम मोमेंटम को 20% कम करोगे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 36% कम हो जाएगी। 36 देखो कहां से आया, 1 से 0.64 कितना कम है? 0.36 कम है। 0.36 क्या होता है? 36/100 होता है। 36/100 को क्या बोल सकते हो? 36% बोल सकते हो। तो इतना समझ आपको आना चाहिए। मैंने ये आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। और इस तरह के छोटे एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है 11th या 12th में, कहीं पर भी मिला के। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ये इस तरह से बोलते हैं परसेंटेज इतनी इंक्रीज करो तो क्या इंक्रीज होगा। तो इसमें ये सिर्फ यही होता है कि जब स्क्वायर होता है तो कई लोग परसेंटेज का स्क्वायर लेते हैं, परसेंटेज का स्क्वायर नहीं लेना होता। 1.2 0.8 क्या बताया कॉन्सेप्ट, उसको अपने दिमाग में रखो और इस तरह के आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक और बात, छोटी सी ट्रिक आपको इस चीज़ में बताता हूं कि अगर परसेंटेज इंक्रीज, जैसे मैंने 20% लिया दोनों बार तो मैंने परसेंटेज बहुत बढ़ाई। अगर 10% हो ना, 10% या 10% से नीचे चेंज हो, जैसे कोई बोले कि मोमेंटम को मैंने 5% बढ़ाया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? करने का तो तरीका यही है जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन याद रखना अगर 10% से कम परसेंटेज चेंज हो रही हो ना, और स्क्वायर करने पे वो डबल हो जाता है चेंज। आई मीन टू से, अगर मोमेंटम कोई 5% इंक्रीज करे और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मुझे पूछे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 10%। सीधा डबल कर दो। 10% तक भी डबल ही आता है। 10% का एग्जैक्ट आंसर 21% आता है, लेकिन बुक्स वाले कई बार ऑप्शन में ही नहीं देते 21%, वो ऑप्शन में ही 20% देते हैं। तो आप ये याद रख लो, लेकिन एक्चुअल तरीका मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, लेकिन जो मेथड है, एक ट्रिक भी साथ में याद रखो, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, दोनों। 10%, क्योंकि मेरे को जल्दी भी करना है ना, तो क्या बताया क्या कि अगर कोई चीज़ देखो, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, मान लो कोई ऐसे रैंडम कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर। तो अगर कोई बोले कि वाई को मैंने 8% इंक्रीज किया, तो बताओ एक्स कितना इंक्रीज होगा? कोई कॉन्सेप्ट, कोई मैथड 1.08 आएगा। ऐसे करना हो तो 1.8 का 8 का जीरो का स्क्वायर, फिर जाके आगे आंसर आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट बोल देना आंसर कितना, 16%। आप देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बात ज़रा समझ लेना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है जितना पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीछा 12th तक नहीं छोड़ने वाला पूरी फिजिक्स के अंदर, और पता नहीं कितनी बार तो आप 11th के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हो। इसलिए इन बातों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये आपको इतनी बात मैं आपको सबको समझा देता हूँ कि इन बातों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कि पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। वही था एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी यही डेफिनेशन थी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज ऑफ पोजीशन। उसकी पोजीशन को चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाती है। यस, ये याद रखना, उसकी पोजीशन के कारण उसके अंदर ये चीज है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के कारण, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक स्प्रिंग पड़ा हुआ तुमने खींच दिया तो उसके अंदर एनर्जी आ गई। यस, उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी आई। आप फील भी कर सकते हो वो एनर्जी। आप कंप्रेस करो एक स्प्रिंग को, क्या उसके अंदर एनर्जी नहीं आई? क्या वो कोई काम नहीं कर सकती? यस, कर सकती है। मारो किसी डब्बे के साथ उसको, वो डब्बा दूर फेंकेगा वो। ठीक है, तो ऐसे तो स्प्रिंग के अंदर भी बहुत सी एनर्जी है। सॉरी, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी आती है दैट इज चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक किसी ब्लॉक को आपने ग्राउंड से उठा के ऊपर की तरफ रेज कर दिया, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे एरो एंड बो आपने उसको, बो जो धागे को, स्ट्रिंग को खींचा, एरो एंड बो तो पता है ना, तो बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की तो अब वो एरो के अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है? उस पोजीशन में उसके अंदर एनर्जी है, इट कैन डू सम वर्क, इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसलिए
इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत सी तरह की है, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस 11th क्लास के अंदर, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसकी भी 2 तरीके बताऊंगा आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी बड़ी पंगा है, ठीक है, वो बात करेंगे, मैं बात करूंगा आपके साथ अच्छे से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्प्रिंग, उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो आपको एरो एंड बो वाली बताई वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर है, स्प्रिंग जैसा ही फिनोमिना है वो। तो इसीलिए जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैं आपको समझाता हूं। और पहली बात जो सबसे अच्छी आप अपने माइंड के अंदर क्लियर करके रखोगे, जो मैं आपसे बात करूंगा अभी, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बोलोगे चलेगा, लेकिन कोई बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, नहीं नहीं नहीं, mgh तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। इसलिए गलती से भी सिर्फ mgh याद करना डेंजरस है, उसके अंदर भी बहुत सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और वही हमने आज के वीडियो में सीखना है बड़े अच्छे से और बहुत तरीके से, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है। उसकी mgh नहीं बोलोगे, याद रखो, डायरेक्ट mgh भी आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा, गलत नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के कारण आएगा। अभी हम जो समझेंगे उसको देखना, मैथमेटिकली क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, मैथमेटिकली आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहली बात ये याद रखोगे। आप चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। भूल जाओ जो आपने 9th क्लास तक पढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल नया और इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इतना ईजी नहीं है, सिंपल गोइंग नहीं है, लेकिन ये हमारी बहुत सॉरी, आपकी बहुत मदद करने वाला है ये कुछ कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने में। इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीखेंगे आराम आराम से, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैथमेटिकली हम पोटेंशियल एनर्जी कभी किसी जगह की नहीं बता सकते, किसी चीज़ की नहीं बता सकते। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पहले कितनी थी अब कितनी हुई, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, आपको मैंने बताई हैं कौन सी करंट कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग वाली फोर्स कंजर्वेटिव एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसलिए जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस जो आएंगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी पक्का होगी। 12th क्लास में हम जाएंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे। कौन सी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच के अंदर जो फोर्स होती है, वहां पे हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हीं बातों को जरा बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमने। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम सीख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी के, ये सब चीज़ों को लेके। क्या बोला मैंने, क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, बिल्कुल याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। बताऊंगा मैं, जब यूज़ करेंगे तब अच्छे से क्लियर करूँ। देख, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लिया मास m का, जिसकी पोजीशन मैंने a से b पे लेके गया, ठीक है। इसको a से b पोजीशन पे लेके गया, ठीक है, हाइट पे नीचे, मतलब एक पोजीशन पे पड़ा हुआ था एक ब्लॉक, ठीक, आपके टेबल पे पड़ा हुआ था ब्लॉक, मान लो आपके टेबल पे ब्लॉक पड़ा हुआ था, आपने उस ब्लॉक को या आपकी बुक को वहां से रेज करके h हाइट ऊपर ले गए, 2 मीटर ऊपर ले गए, फाइन। तो अब मुझे बताना है पोटेंशियल एनर्जी की क्या क्या चेंज हुई यहां, ठीक है, क्या कहानी है यहां। तो पहली बात, मुझे कोई पूछेगा बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उसको बोलना पहली बात कि मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगा कि बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हुई। ये समझो अब बात को। या वो आपसे पूछेगा कि भाई बी की पोटेंशियल एनर्जी बता, तेरे को बतानी पड़ेगी, तो तुमने बोलना फिर पहले ए की बता कितनी थी, मैं बी की बता सकता हूं। अभी मैं बताता हूं इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, डेल यू इज इक्वल टू, ये याद कर लो फॉर्मूला अच्छे से। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, यहां कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए अब हम इस तरह से लिखेंगे। और वो देखो कहां लग रही है, वो इधर mg, ठीक है। मैं लिखता हूं, मैं अच्छे से लिखता हूं, आप समझना। मैं लिखता हूं
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस mgh। ये माइनस हो गया ये वाला फॉर्मूले का, और ये जो माइनस आया ये तो वर्क डन आया, ये तो वर्क डन आया। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो 180 डिग्री कितना होता है, -1, cos 180 1 -1, इसलिए माइनस mgh आया। एंड दैट इज वाई ub माइनस ua, ये बिल्कुल करेक्ट मैं ये बता सकता हूं, दैट कम्स आउट टू बी mgh। समझ आई बात? और ub इक्वल टू क्या आया, ua प्लस mgh, ua प्लस mgh, ऐसा है। मैंने बोला ना आपको चेंज निकाल सकते हो। तो जो आप mgh पढ़ रहे थे क्या वो गलत था? नहीं गलत था, हम भी पढ़ेंगे वो भी। क्या बोलते हैं फिर हम बोलते हैं कि यार ये जो ए पोजीशन थी, अगर ये मान लो वो ग्राउंड दे देता है कि ये ग्राउंड था, और वो बोल देगा ये रेफरेंस ले लो इसको और इसको जीरो मान लो, इसको जीरो मान लो, और हम मानते हैं बहुत बार, अगर मेंशन ना किया जाए तो हम मानते हैं कि जो ए पोजीशन है वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, ब्लॉक ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, तो हमने उसको क्या मान लिया, जीरो मान लिया, जीरो मान लिया है। नहीं, आपके टेबल पे मैंने जैसे अभी बोला, तो टेबल के नीचे आपके फ्लोर भी होगा, आपका मान लो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, फिर उसका ग्राउंड फ्लोर भी होगा, उसका ग्राउंड फ्लोर के बाद हाइट का क्या कहना, हाइट तो कहीं से भी मेजर हो जाती है, हाइट तो कहीं से भी, और गड्ढा कर लो उसके और नीचे चले जाओ, हाइट वहां से भी हो सकती थी, हाइट तो कहीं से भी मेजर हो सकती है ना। तो इसलिए आपको कुछ को जीरो मानना पड़ेगा, आपको कुछ को जीरो मानना पड़ेगा। मान लो ये टेबल था, तो टेबल को आपने जीरो माना कि टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, अब तुम रेज करके ऊपर ले गए हो। समझ आई बात? अगर मान लो टेबल पे 10 थी, तो 10 थी तो यूबी पे कितनी होगी, 10 प्लस mgh। मैं चेंज बता सकता हूं कितना आया, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अभी आपने बोला था, मैंने कहा था ये इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है। पता क्या कि ये तो हाइट अभी हम टेबल से 2 मीटर ऊपर ले गए, 100 मीटर ऊपर ले गए, तब तक तो जी कांस्टेंट रहता है, ये स्मॉल जी जो 9.8 आप बोलते हो। लेकिन अगर आप हाइट्स ले लो 2000 मीटर्स, समझ आई बात, 2000 मीटर्स, 3000 मीटर्स, 4000 मीटर्स, इतनी हाइट ले लो, जब सैटेलाइट्स की बात आएगी, रॉकेट्स की बात आएगी, उस केस में जब पोटेंशियल एनर्जीज हम कैलकुलेट करेंगे तो हम जी को कांस्टेंट नहीं मान पाएंगे, इसलिए फिर वहां पे आपको आंसर कुछ और ही दिखेगा, Gm1m2/r करके। मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो भी हमने पढ़ना है, तो मैं तभी आपको बता रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। यहां पे तो हमने जी को कांस्टेंट मान लिया, जी के कांस्टेंट मानने से हमें बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ। बताओ क्या, हमने हमारी फोर्स कांस्टेंट हो गई, फोर्स कांस्टेंट होगी तो हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया एफ एस कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, जब तक कांस्टेंट फोर्स है। अगर जी कांस्टेंट ना हो तो जी कांस्टेंट ना हो तो ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स हो तो इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो कितना ड्रामा हो जाना था। तो वो ड्रामा भी हमने करना है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, वो हमारा ग्रेविटेशनल एक चैप्टर अलग है, उसके अंदर हमने वो वैसे ही करना है, वैसे करेंगे। वहां पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। आप बोलोगे कभी मानते हो कभी नहीं मानते हो, यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। कुछ हाइट्स तक हम जी को कांस्टेंट ले सकते हैं, एक बिल्डिंग की हाइट तक हम उसको कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन जब तुम सैटेलाइट्स की बात करोगे, इतनी ऊपर चले गए अर्थ से, तो वहाँ पे थोड़ा जी की वैल्यू आपको वही मिलती रहेगी। तो वहाँ पे वो हम जब बोलते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट फोर्स, तो वहाँ पे आपको आंसर्स डिफरेंट मिलेंगे। अभी हमारा उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आप मज़े करो, अभी तक आप कांस्टेंट मान सकते हो। अब देखो ये स्प्रिंग वाला केस आ गया, इसको बोलेंगे हेडिंग डालना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपको पहले बताई मैंने, वहाँ पे भी हमने, लेकिन क्या लिखना है आपने साथ में लिख के रख लो, आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में। वहाँ पे लिखना जो हमने पहले ड्राइव किया अभी UA प्लस mgh, उसको लिखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन लिखना फॉर हाइट्स मच लेसर दैन द रेडियस ऑफ अर्थ, फॉर हाइट्स मच लेसर दैन द रेडियस, वेरी वेरी लेस दैन द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस के अर्थ के कंपैरिजन में आप बड़ी कम हाइट पे ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे वो तब तक आप जी को कांस्टेंट मान सकते हो। ये छोटी छोटी बातें लिख के रखो, ये आपके काम आएंगी, नहीं तो कन्फ्यूजन ही रहेगी, पता नहीं क्या करते हैं यार, कभी mgh बोलते हैं, कभी GMM m1m2/r बोलेंगे अब आगे जाके, तो ये क्या चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये प्लीज़ अपने पास अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिख के रखो। मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा वहाँ पर भी बताऊँगा, लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रख लो जो मैंने बताया। अब आ गया इसकी हेडिंग क्या डालोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या कहानी है, आपने वर्क
डन कैलकुलेट किया हुआ है इसका पहले से, ठीक है, नहीं तो इसका वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वर्क डन कैलकुलेट करना आसान नहीं है। वहाँ क्यों आसान था MGH वाला, क्योंकि वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट थी। यहाँ पे क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर तो -kx आता है। तो जब -kx आता है तो उसमें तो x आ गया तो वेरिएबल फोर्स होगी तो इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। लेकिन बाई चांस हम वो इंटीग्रेशन करके आए हैं, हमें बड़े अच्छे से याद है। वर्क डन इन मूविंग ये ब्लॉक फ्रॉम A टू B, ठीक है, A टू B इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ kx²। किसके बराबर होता है? हाफ kx²। तो ये याद रखना है आपने इतनी बात। ये अभी आपकी नेचुरल लेंथ है, ये भी याद रखना है, क्योंकि डिस्टेंसेस आपको हमेशा नेचुरल लेंथ से लेने होते हैं। दिस लेंथ जो मैंने अभी पहले ओरिजिनली था वो ये नेचुरल लेंथ थी, ठीक है। अब उसको आपने x पोजीशन आगे बढ़ाया तो आपको मालूम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये, फिर डेल्टा यू को क्या लिखूंगा? UB माइनस UA, फाइनल आपका B है ना, इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ इन्वॉल्व है? स्प्रिंग फोर्स। इसलिए क्या आंसर आएगा? इसलिए आएगा माइनस ऑफ, आपने कैलकुलेट किया था, -12 kx², या आप पहले कर चुके हो। इसलिए आंसर क्या आ गया? UB इक्वल टू पिछली बार की तरह UA प्लस हाफ kx²। इसको भी ऐसे लिखो। फिर बोलो, फिर हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे मैंने बोला ना ब्लॉक वाले केस में भी आपको, जब उसको रेज कर रहे थे, ग्राउंड को हम जीरो मान लेते हैं। यहां पे हम नेचुरल लेंथ को मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मान लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। कोई बोले नहीं भाई तूने 10 लेना है तो लो ना भाई, 10 लो, फिर 10 प्लस बोलना, 10 प्लस हाफ kx², दैट्स इट। कोई मुश्किल नहीं है उसमें, नथिंग इज डिफिकल्ट। तो ये याद रखो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आती है, ठीक है, इसमें और क्लैरिटी आती है। नेचुरल लेंथ को हम जीरो मान लेते हैं, अगर नहीं माने तो ये बिल्कुल करेक्ट है जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या? UB इज इक्वल टू UA प्लस हाफ kx²। देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन में हमें एक फोर्स दी हुई है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पता चला देख के आपको कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी, ठीक है, आपको बड़े अच्छे से मैंने बताया था। पार्शियली इंटीग्रेशन वाला एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, उसको याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको इसका यहाँ से हमारे को फोर्स पता चल गई। इस फोर्स के कारण यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको यहाँ पे गिवन है 20 जूल्स, तो बताओ यहाँ कितनी होगी, क्योंकि एक पॉइंट की आपको गिवन देनी पड़ेगी उसको। हम मजबूरी है हमारी कि हम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की डायरेक्ट नहीं बता सकते जब तक दूसरे की पता ना हो। हाँ, कई बार फिर हम उसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है, वो भी एग्जामिनर को मेंशन करना पड़ता है, करेगा वो हर बार। अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखोगे वो हमेशा मेंशन करेगा कि आपने किसको रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो वो ज़रूर मेंशन करेगा। यहाँ पे तो उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी हमारे को कि 20 जूल्स है, तो अब आपको UB निकालना है। एक वैल्यू पता हो तो दूसरी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि del U is equal to minus of work done by conservative force. Whether it is a conservative force or not, let's check that first. सबसे पहले पार्शियली इंटीग्रेट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी इंटीग्रेशन x क्यूब, क्योंकि 3 कट जाएगा, x³ होता है वो कट जाएगा। y और z² तो कांस्टेंट है, आ गया। इसकी करो विद रिस्पेक्ट टू y तो मतलब y है नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आपको बताया मैंने, कल से बता रहा हूं। सेम है दोनों, अभी तक दोनों सेम है, तीसरे को भी चेक करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू z है, z की इंटीग्रेशन z²/2, वो 2 को काट गया, तो फिर हम वहीं पहुंच गए। अगर नहीं आती कंजर्वेटिव फोर्स तो हम कर ही नहीं सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, इसलिए कंजर्वेटिव तो उसको देनी पड़ेगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ क्या आई? बराबर, तीनों वैल्यूज़ बराबर आते ही, और ये वैल्यू भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, x³ y z², ये जैसे फटाफट चेक किया आपने, जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद चेक करने के बाद, चेक कर लिया हमने, अपने मन में ही चेक कर लेना है कई बार, ठीक है, कि भाई हाँ भाई आ गया कंजर्वेटिव तो आ गया है। तो इसको क्या करना है, देखो बड़ा फटाफट आपने ना लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल लेनी है। शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेना तो फिर तो करो उधर से, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू निकाल लेनी। क्या क्या बन गया? देखो ऐसे लिखते हैं ना हम, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो क्या बन गया। वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dk, ठीक है, और k क्या है अभी बताया, x³ y z²।
एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। लेकिन चक्कर क्या है कि इसकी लिमिट्स जो है वो के वाली निकालनी पड़ेंगी, ये निकालनी पड़ेंगी। वो थोड़ा काम है, वो मैं मानता हूँ, वो ये काम है इसके अंदर। लोअर लिमिट इक्वल टू क्या बनी, 1 का क्यूब इंटू 2 इंटू -2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 -2 थी ना वैल्यू, तो लोअर लिमिट ये बन गई क्या, 1 इंटू 2 इंटू 4 8। अपर लिमिट इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू -1, 3 का क्यूब इंटू -1 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या बना, 27। 3 का क्यूब इज 27 इंटू 4, और ये -1 के कारण माइनस लिख दिया, इक्वल टू 27 इंटू 4 इज 108। तो 108 आ गई अपर लिमिट, 100 -108 आ गई अपर लिमिट, माइनस डालो यहाँ, -108 अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या आई थी, 8। कुछ भी नहीं है, इट इज़ सो सिंपल। -108, और आंसर क्या आ गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये लिख दिया ना आपने, मैं बताता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equal to, it comes out to be -108 -8, upper limit minus lower limit, equal to -116 जूल्स। डेल यू इसके बराबर हो गया, डेल यू होता क्या है, डेल यू इसके बराबर हो गया, डेल यू होता क्या है, डेल यू होता है यू बी माइनस यू ए, यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। और यू बी इज इक्वल टू क्या बन गया, यू बी बन गया, कितनी वैल्यू दी थी, 20 ना, तो -116 + 20, -116 + 20, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, -96 इज द आंसर। तो यू बी इक्वल टू -96 जूल्स। करो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।